आज हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? हम लोग सिंपली जानते हैं कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो करंट फ्लो होने के कारण उसमें हीट प्रोड्यूस हो जाता है और वह एलिमेंट या वह कंडक्टर हीट हो जाता है। तो किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो होने के कारण जब उसमें हीट प्रोड्यूस होता है तो दैट इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे कि हम ठंडियों के मौसम में, सर्दियों के मौसम में अक्सर हीटिंग के लिए क्या करते हैं, हीटिंग रॉड का यूज करते हैं। तो उसमें करंट फ्लो होता है और करंट फ्लो होने से क्या होता है, उसमें एनर्जी लॉस होता है और हीट प्रोड्यूस होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि जब किसी भी कंडक्टर में, किसी भी एलिमेंट में करंट फ्लो होता है तो उसके कारण हीट प्रोड्यूस होता है। तो आज की क्लास में हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस टॉपिक को पढ़ेंगे हम लोग। सो हेलो गाइस, माय नेम इज जेबी सर और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल जेबी सर क्लासेस। तो हीटिंग इफेक्ट का मतलब मैंने बता दिया कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होता है। बट हीट क्यों प्रोड्यूस होता है, तो आज के लेक्चर में इसी को हम लोग बहुत ही डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो देखो कोई भी कंडक्टर होता है, जैसे कि एक कंडक्टर हम यहाँ पे बनाते हैं और कोई भी कंडक्टर होता है तो उसकी एक रेजिस्टिव प्रॉपर्टी होता है। इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस R है और इसके क्रॉस हमने एक सप्लाई वोल्टेज भी लगा दिया है। यहाँ पे हमने सप्लाई वोल्टेज भी लगा दिया है। ठीक है, अब जैसे इस कंडक्टर के क्रॉस में सप्लाई वोल्टेज लगाएंगे, इसमें से करंट फ्लो होगी, इसमें से करंट फ्लो होगी। ठीक है, अब करंट फ्लो होगी। हम मान लेते हैं कि जो रेजिस्टेंस है, जो एलिमेंट है, इसके दो टर्मिनल ए और बी है और दोनों टर्मिनल पे पोटेंशियल VA एंड VB है, VA एंड VB है। क्लियर है? यानी कि करंट ए से बी में क्यों फ्लो होगा? ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि ए इज एट हायर पोटेंशियल एंड बी इज एट लोअर पोटेंशियल। तो चार्ज का फ्लो हमेशा कहां से कहां होता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। ठीक है, तो अब देखो हम लोग क्या देखते हैं, अगर यहां से कोई चार्ज है, अगर यहां से कोई चार्ज क्यू फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो यहां पे इसके पास हायर पोटेंशियल एनर्जी होगा और ड्यू टू हायर पोटेंशियल एनर्जी या हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो होगा। अब जब यह चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो होगा तो इसके पोटेंशियल एनर्जी में कमी आएगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि सिंस VA इज ग्रेटर देन VB, VA इज ग्रेटर देन VB और VA इज ग्रेटर देन VB है तो ड्यू टू VA माइनस VB, VA माइनस VB इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इसका वैल्यू क्या होगा? 0 से ज्यादा होगा और जब 0 से ज्यादा होगा तो चार्ज का फ्लो A से B की ओर होगा। अब देखो बात यह है कि चार्ज A से B की तरफ फ्लो हो रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। और हम मान लेते हैं, एक आइडियल कंडीशन ले लेते हैं कि इस चार्ज के फ्लो होने में, इस मटेरियल में, इस कंडक्टर में कोई भी कोलिजन नहीं होता है। यानी कि जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलता है, चार्ज चलता है, फ्रीली मूव करते करते पॉइंट B पर चला जाता है। यानी कि जब इस पर कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है, कोई भी कोलिजन नहीं है, तो यहाँ से A से B तक जब चार्ज फ्लो करेगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो डिक्रीज होगी। बट हम लोग जानते हैं अगर कोई भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो उस सिस्टम की टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो यह भी तो हमारा एक सिस्टम है, इस सिस्टम का किसी एक्सटर्नल सिस्टम से कोई मतलब नहीं है। तो अगर यह एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो A से B तक चार्ज को जाने में इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो इसके करस्पॉन्डिंग इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। यानी कि चार्ज जब A से B की तरफ जाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो यहां से क्या बहुत क्लियर होता है कि जब इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो जो इसमें चार्ज फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी, वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी, होनी चाहिए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुआ तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ, इसका मतलब हुआ
जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई। बट हम लोग जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, चार्ज फ्लो करते हैं, तो उनकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है एंड दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहलाता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd का वैल्यू होता है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। यानी कि कितना हो काइनेटिक एनर्जी इसकी इंक्रीज हो जाए, बट इलेक्ट्रॉन का स्पीड क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो बात आती है कि सर जब इसकी स्पीड कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, बट बात कुछ समझ में नहीं आ रही है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है बट वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो देखो वेलोसिटी जब कांस्टेंट है तो सारी एनर्जी जाती कहाँ पे है? काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रही है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट, तो एनर्जी जाती कहाँ पे है? तो सारी एनर्जी कहाँ पे डिसिपेट होती है? सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के बीच में म्यूचुअल कोलिजन के कारण डिसिपेट होती है और वही एनर्जी हमको हीट के फॉर्म में मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा हीट का प्रोडक्शन होता है। थोड़ा हम मॉलिक्यूलर थ्योरी के बेस पे बताते हैं कि देखो यहां पे इस तरीके से कंडक्टर है, यहां पे हमने क्या किया? सप्लाई वोल्टेज लगा दिया, और यहां पे क्या होंगे? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसमें क्या होंगे? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस तरीके से। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? जैसे ही सप्लाई वोल्टेज लगाएगा इलेक्ट्रॉन्स इस तरह फ्लो करना शुरू करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू करेंगे तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएंगे तो उसकी वेलोसिटी मैंने बताया इंक्रीज हो रही है। तो वेलोसिटी इंक्रीज ना होकर के उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। अब देखो अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आएगा तो यहाँ से यहाँ आने में क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, कोलिजन करेगा। तो कोलिजन करने के कारण, टक्कर होने के कारण उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है हीट एनर्जी में प्रोड्यूस हो जाती है, चेंज हो जाती है, थर्मल एनर्जी में चेंज हो जाती है, और वही थर्मल एनर्जी हमको हीट के फॉर्म में बाहर मिलती है। ठीक है, तो हमको अब देखना है, इसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करना है कि कितनी काइनेटिक एनर्जी होती है। अब देखो अगर यहाँ पे चार्ज है पॉइंट ए पे और यहां से यहां तक जाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो यहां पे देखो पोटेंशियल एट ए यहां पे है, क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एट ए, यानी कि पोटेंशियल एट ए वी ए है और यहां पे वी बी है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगा क्यू वी बी माइनस क्यू वी ए, यही होगा। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी होगी, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी होगी क्यू इंटू वी ए, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी होगी यहाँ पे क्यू इंटू वी बी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? क्यू वी बी माइनस क्यू वी ए, और इसको और सिंपल करके हम लोग लिख सकते हैं क्यू वी बी माइनस वी ए। और हमने यहां भी कंसीडर कर रखा है कि इसकी टोटल एनर्जी क्या है? कांस्टेंट है। तो इतना इसमें चेंजिंग हुआ पोटेंशियल एनर्जी में, तो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंजिंग होगा? इसके इक्वल ही होगा, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू माइनस यू, दिस इज यू, K इज इक्वल टू माइनस यू। ठीक है, और माइनस यू कितना है? माइनस क्यू वी बी माइनस वी ए, और इसको अगर हम लोग करते हैं तो माइनस अंदर जाएगा तो हो जाएगा क्यू वी ए माइनस वी बी। ठीक है, और वी ए माइनस वी बी क्या है? वी ए माइनस वी बी सप्लाई वोल्टेज के बराबर है, दिस इज वी, दिस इज वी, यानी कि क्यू इंटू वी। काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? क्यू इंटू वी। और इसी काइनेटिक एनर्जी से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा, बट इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, तो यही काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा? हीट एनर्जी में प्रोड्यूस हो जाएगा। अब एनर्जी कितना प्रोड्यूस होगा? अब देखो एनर्जी कितना प्रोड्यूस होगा? एनर्जी प्रोड्यूस्ड, देखो एक होता है वर्क एनर्जी थ्योरम
कि किसी बॉडी पे जितना ही वर्क होता है उसको इक्विवेलेंट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, या किसी बॉडी को जितना एनर्जी देते हैं उसका इक्विवेलेंट ही वर्क होता है। तो इतना एनर्जी चेंज हो रही है, तो इसी चेंज इन एनर्जी के बराबर ही हमारा क्या होगा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगा। तो एनर्जी या वर्क डन भी बोल सकते हैं, वर्क डन W इज इक्वल टू Q इंटू वी, Q इंटू वी। यानी कि अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट I फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो, चार्ज तो फ्लो हो रहे हैं। तो I को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q को क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू I इंटू टी इंटू वी। तो W इज इक्वल टू VIT, एंड दिस इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, यानी कि किसी कंडक्टर में सप्लाई वोल्टेज भी अप्लाई करने पर उसमें करंट I t टाइम तक फ्लो हो रही है, तो उसमें प्रोड्यूस या उसमें डिसिपेटेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी W इज इक्वल टू हो जाएगा VIT, वेयर V इज वोल्टेज, I करंट, एंड T इज टाइम। ठीक है, इतनी बातें क्लियर होगी, इतनी बातें क्लियर है। चलो थोड़ा आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी W इज इक्वल टू VIT। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट, फॉर्मूला फर्स्ट हो गया। अब हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। सो यहाँ पे W क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू IR इंटू I इंटू टी, क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT। ठीक, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। थर्ड क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से हम लोग I की वैल्यू निकालें तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R। तो यहाँ से अगर हम लोग I की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा V अपॉन R का स्क्वायर इंटू R इंटू टी, यानी कि हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। ठीक है, तो दीज आर ऑल द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू VIT इज इक्वल टू I स्क्वायर RT इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में होगी, जूल में होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जूल में होगी। अब इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण क्या होता है, इसमें हीट प्रोड्यूस होता है, इतना वायर पे वर्क होता है, चार्ज फ्लो होता है तो वायर में वर्क होता है, और वर्क होने के कारण इतना एनर्जी डिसिपेट होती है, और इसी एनर्जी डिसिपेशन के कारण क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। तो इसके इक्विवेलेंट हीट प्रोड्यूस कितना होगा, हीट प्रोड्यूस्ड H इज इक्वल टू VIT अपॉन 4.2 कैलोरी। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिर हम लोग लिख सकते हैं I स्क्वायर RT अपॉन 4.2 कैलोरी एंड V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी अपॉन 4.2 कैलोरी। तो देखो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला है कि किसी भी कंडक्टर में V वोल्टेज अप्लाई करने पे I करंट फ्लो हो रहा है T टाइम तक, तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना होगा, तो इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा VIT। बट अगर हीट प्रोड्यूस की बात कर दी जाए तो हीट प्रोड्यूस कितना होगा, हीट प्रोड्यूस इतना होगा 4VIT अपॉन 4.2 कैलोरी, I स्क्वायर RT अपॉन 4.2 कैलोरी, V स्क्वायर R इंटू टी अपॉन 4.2 कैलोरी। ठीक है, तो यहीं से हमारा अब निकल के आता है, इसी कंक्लूजन पर हम लोग पहुंचते हैं जूल्स लॉ। तो जूल्स लॉ में हम लोग क्या देख रहे हैं कि किसी भी कंडक्टर में प्रोड्यूस्ड हीट, किसी भी कंडक्टर में प्रोड्यूस्ड हीट किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, यहां से हम लोग देखें तो H प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, H प्रोपोर्शनल टू R एंड H प्रोपोर्शनल टू T। ठीक है, इस इक्वेशन से अगर हम लोग देखें तो क्या हमें मिल रहा है,
एज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, एज प्रोपोर्शनल टू आर एंड एज प्रोपोर्शनल टू टी। यानी कि किसी कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस आर है उसमें आई एम्पियर की करंट टी टाइम तक फ्लो हो रही है, तो उसमें प्रोड्यूस्ड हीट क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, एंड दिस इज द जूल्स लॉ। तो यहां से हमको क्लियर हो रहा है कि किसी भी एलिमेंट में अगर ज्यादा हीट प्रोड्यूस करना है हमें तो उसका रेजिस्टेंस क्या करेंगे, हम लोग ज्यादा रखेंगे, ज्यादा करंट फ्लो कराना पड़ेगा और ज्यादा टाइम तक फ्लो कराना पड़ेगा। ठीक है, तो दीज आर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड दीज आर द हीट प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर। ओके, अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल पावर की। इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, किसी भी कंडक्टर में रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेशन इज कॉल्ड इट्स पावर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर। यानी कि पावर हो जाएगा, पावर P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। ठीक है, एक फॉर्मूला ये हो गया, सबसे सिंपल फॉर्मूला। और दूसरा क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू वी आई टी अपॉन टी। तो यहां से क्या हो जाएगा, वी आई, यानी कि P इज इक्वल टू वी आई, सेकेंड फॉर्मूला हो गया। थर्ड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी। तो यहां से क्या मिल जाएगा, यहां से हमें मिल जाएगा P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इस पे किसी भी वैल्यू को देकर के पावर पूछ सकता है। फोर्थ क्या कर लेंगे हम लोग, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी अपॉन टी, यानी कि वी स्क्वायर अपॉन आर। तो पावर के हमें कितने फॉर्मूले मिल गए, पावर के हमें कई सारे फॉर्मूले मिल गए, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो किन्हीं दो टर्म के बीच में दे करके वैल्यू हमें पावर कैलकुलेट करने को पूछ सकता है। ठीक है, पावर का यूनिट की हम लोग बात करें, पावर की यूनिट, यूनिट क्या होगा, देखो एनर्जी का यूनिट होता है जूल। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। तो W क्या होता है, एनर्जी, इसका होता है जूल, और टाइम का सेकेंड। तो पावर का यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर सेकेंड, और इसी को बोलते हैं वाट, जूल पर सेकेंड या इसी को बोलते हैं वाट। अगर 1 किलोवाट को डिफाइन करना हो तो अगर इस फॉर्मूले में इफ W इज इक्वल टू 1 वाट एंड T इज इक्वल टू 1 सेकेंड, देन P इज इक्वल टू 1 वाट अपॉन 1 सेकेंड। यानी कि किसी सर्किट में 1 जूल का वर्क 1 सेकेंड में हो रहा है, यानी कि 1 जूल, सॉरी यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 1 जूल। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर किसी भी सर्किट में 1 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी 1 सेकंड तक फ्लो हो रही है तो उसका पावर कितना होगा, 1 वाट कहलाएगा। ये तो छोटा यूनिट है, पावर का छोटा यूनिट है। अगर बड़े यूनिट की बात करें तो किलोवाट, किलोवाट 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, 1000 वाट। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा मेगावाट, मेगावाट 1 मेगावाट में कितना होता है, 10 पावर 3 किलोवाट, और 10 पावर 3 इंटू 10 पावर 3 वाट, यानी कि 1 मेगावाट में 10 पावर 6 वाट। ठीक है, तो पावर का यूनिट होता है जूल पर सेकेंड और इसी को वाट बोलते हैं। वाट का छोटा यूनिट होता है, बड़ा यूनिट होता है किलोवाट, मेगावाट, और एक कॉमर्शियल यूनिट होता है, कॉमर्शियल यूनिट HP, हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर में कितना होता है, 746 वाट, 1 हॉर्स पावर में 746 वाट। तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर के बारे में मैंने सारी चीज़ें डिस्क्राइब की है, डिटेल में बताने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।